पार्टिसिपेटेड सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हमारे खास सब्जेक्ट में जो खास वेबिनार है महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन यूनिसेफ। यूनिसेफ एक ऐसी संस्था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और यूडब्ल्यू यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई के तत्वाधान में ज्वाइंटली तो ये अवेयरनेस का सिलसिला कोविड या हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड रेरा से रिलेटेड रीडेवलपमेंट से रिलेटेड तमाम विषय हम कवर करते हैं। और ये सिलसिला पिछले 1.5 सालों से जो कोरोना काल में हमने बिताया और इसी तरह से हमने प्रभु से खास बात पिछले साल 9 दिसंबर में शुरू किया था। प्रभु से खास बात लाइव सवाल लेते हैं यूट्यूब पे और आपके सवालों को कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है, आपकी समस्या को रास्ता मिलता है। ये फ्री प्लेटफॉर्म नॉलेज शेयरिंग का जबरदस्त दोस्तों। और इसको 1 साल पूरा हो गया लगभग। प्रभु से खास बात लाइव शो में एवरी सैटरडे 12 बजे हम ये करते हैं और इसको इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है तो इसलिए आज मैं जिक्र कर रहा हूँ। और जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 1 साल पूरा होने जा रहा है 9 दिसंबर को। तो हम पार्टिसिपेट को फेलिसिट भी करेंगे जो लगातार हमारे इस शो को देखते रहे, सवाल करते रहे। तो उसको भी हम प्रभु से खास बात में भी आप काफी सारे लोग जुड़ते हैं इसलिए क्योंकि ऑडियंस हमारी लगभग कुछ नए लोग आते हैं लेकिन लगभग वो रहती है। आप अवेयर और एजुकेट करने के लिए आते हैं तो उसके लिए शुक्रिया। और 1 साल हमने सफर तय किया तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये जो सफर है प्रभु से खास बात और इस तरह के अवेयरनेस वेबिनार इसमें बड़ा ही डिजिटल का मजबूत माध्यम है। और आप सभी का और हमारे जो आज दोनों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे कीनोट स्पीकर हैं, एक अमर खन्ना जी हैं, एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर्स हैं, पूजा सिंधु जी यूनाइटेड वे और यूनिसेफ की तरफ से दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। तमाम जो पार्टिसिपेट हैं दोस्तों उन सभी का स्वागत करता हूँ। और जो हमने 1 साल बिताया, 1.5 साल 2 साल से तो वेबिनार कर रहे हैं, उसके बाद प्रभु से खास बात जो एक लाइव शो रहता है प्रोफेशनल टीम के साथ में और तमाम लोगों को अवेयर करने का और सवालों के जवाब देने का जो सिलसिला है दोस्तों वो एक उसके बारे में और उन तमाम सब लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए और स्पीकर्स का मैं स्वागत करता हूँ इस प्लान के साथ में कि जिंदगी में किसी का साथ काफी है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है। जैसे कोरोना में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया किसी न किसी चीज से, कहीं न कहीं किसी रूप में खड़े रहते। तो यही बस आपको अर्ज किया है कि जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। कंधे पर किसी का हाथ काफी है, दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, वेबिनार पर और डिजिटल पर बने रिश्तों का बस एहसास काफी है। वेबिनार पर और डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है। और निश्चित ही यह एहसास आपको अवेयर करेगा, एजुकेट करेगा। दोस्तों आप तमाम यदि लाइव पे जुड़े उन लोगों को सवाल भी हम लास्ट में लेंगे अमर खन्ना जी से, पूजा सिंधे जी से। सब्जेक्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। कोरोना जैसे कि फिर से नया वेरिएंट, नया डेल्टा आया है तो हाउसिंग सोसाइटी में यूनिसेफ के बारे में बता दूं मैं। तमाम यूनिसेफ और यूडब्ल्यू यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई दोनों मिलकर कोरोना किस तरह से दूर रहे हाउसिंग सोसाइटी RW रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी को, उसके बारे में पूजा सिंधे जी बताने वाले हैं। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है अमर खन्ना जी जो एडवोकेट सॉलिसिटर है सीनियर, वो बताने वाले हैं कि लॉ ऑफ अपार्टमेंट। आपने हाउसिंग सोसाइटी में सुना, अभी लॉ ऑफ अपार्टमेंट के बारे में इन महाराष्ट्र किस तरह से ये कानून है, किस तरह से इसकी रूपरेखा है, क्या किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा अमर खन्ना जी को। और अमर खन्ना जी आज का जो सब्जेक्ट है आपका जो कवर करेंगे, पहला लेक्चर पूजा सिंधे जी करेंगे, लेकिन आप बताएं आपके सब्जेक्ट में क्या हाइलाइट्स है, क्या आप कवर करने वाले हैं आज, लोगों को कितना बेनिफिट होगा, क्या क्या लाभ अपार्टमेंट जो है, लोग काफी सारे अवेयर नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी में तो काफी सारे बाइलास वगैरह से अवेयर है, लेकिन जो आप ये टॉपिक एक्सक्लूसिव कवर करने वाले हैं, इसमें आप क्या कवर करने वाले हैं, प्लीज वेलकम सर। सी बेसिकली जो है पहले सोसाइटी को प्रिफर किया जाता था क्योंकि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन में अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, कुछ भी हुआ तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में जो है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन कैन मूव द रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द कोऑपरेटिव कोड फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो इसके कारण जो है सोसाइटी और अपार्टमेंट ओनरशिप में क्या फर्क है
और क्या चीज एडवांटेजेस है, ये मैं आज के टॉपिक में कवर करना चाहूंगा, ताकि जब आप लोग डिसीजन ले, मतलब जब आप लोग की एसोसिएशन फॉर्म हो रही है, वेदर इट शुड बी अ सोसाइटी और condominium, you are aware of it, what are the benefits and what are the disadvantages. बेसिकली वही चीज मैं आज कवर कर रहा हूँ. यस, तो आप सभी लोग जो लाइव यूट्यूब पे जुड़े रहिए दोस्तों, और निश्चित ही अमर खन्ना जी का जो सब्जेक्ट है वो उसके साथ आपको बड़ा ही अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे. काफी सारे लोग पार्टिसिपेट जुड़े हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ जो यूट्यूब पे लोग जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ. दोस्तों, जैसा कि यूनिसेफ के बारे में आप जानते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा में करीबन 11 दिसंबर 1946 में हुई थी. और उस समय यूनिसेफ की जो शुरुआती दौर था वो उसका उद्देश्य बड़ी पुण्यशाली उद्देश्य हुआ था. जो द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ, विश्व युद्ध, उसमें तबाह हुआ जो देश थे उनके बच्चों को संपूर्ण मानव जाति के हिसाब से सेवा करना, उनको राशन और सब प्रकार की जो चीजें हैं वो उनको स्वास्थ्य वगैरह के लिए उनको सब कुछ देखना. तो ये जो भलाई करने का मकसद से यूनिसेफ की शुरुआत हुई, आज वो 1946 से लेके आज तक लगभग 70 साल 72 साल से ऊपर हो गया. और ये जो पौधा था उस वक्त का 72 साल पहले, आज वो वट वृक्ष बन गया है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में, और वट वृक्ष के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है. यूनिसेफ दुनिया भर में 192 देशों में काम करता है और 150 से अधिक देशों में इसके ऑफिस से कार्यालय है. नोबेल पुरस्कार और अन्य पुरस्कार से देश दुनिया के कई पुरस्कार से सम्मानों से यूनिसेफ को नवाजा जा चुका है. देविका देशमुख जी हमारे साथ इससे एसोसिएट हुई है महासेवा से, और यूनिसेफ के साथ ही यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई का ज्वाइंट वेंचर है, जैसे महासेवा है. कहीं न कहीं लोगों का भला हो, इसलिए जो सामाजिक संस्था जिसका जो बेस्ट स्किल्स है वो काम कर सके, लोगों को अवेयर कर सके, तो यूनिसेफ, यूडब्ल्यूएम और महासेवा ने मिलकर ये अवेयरनेस का सिलसिला शुरू किया है. दोस्तों, तो मैं आगे इनवाइट करूंगा यूनिसेफ और यूडब्ल्यूएम की तरफ से पूजा सिंधे जी से. पूजा सिंधे जी तमाम मुंबई करो को अवेयर कर रही हैं ऑनलाइन. उनका एक फॉर्म सिस्टम है कि किस तरह से आप अभी नया जो डेल्टा वायरस आया है, तो किस तरह से आप हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं, वो बाकायदा वो ट्रेनिंग देती है. तो ट्रेनिंग का जो रजिस्ट्रेशन लिंक तमाम है. पूजा जी, आपका स्वागत है. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग एंड हैविंग यस, मी. पूजा जी, यूट्यूब पे काफी सारे लोग कनेक्ट होते हैं, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स है, ताकि आपकी मेल आईडीज वगैरह, ताकि यूट्यूब पे भी आप बोलेंगी तो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दें, अविनाश सिंधे और चैट जी बॉक्स में सर, शेयर जी कर सर. दें लिंक वगैरह. यस, जी गो सर. अहेड. थैंक यू सो मच सुनील सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए. सो आई विल जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड विल स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन हु आर देयर ऑन वेबएक्स एंड आल्सो ऑन यूट्यूब. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. सो जैसे सुनील सर ने कहा, मेरा नाम पूजा शिंदे है और मैं एक यूनाइटेड वे मुंबई नाम की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उससे हूँ. और आज हम बात करेंगे कि जो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है, जिसे कैप के शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है, और जो वैक्सीन को लेके जो हेजिटेंसी है, वैक्सीन को लेके जो भी इंफॉर्मेशंस है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन वैलिड है, और ये सब में आरडब्ल्यूएस जो है उनका क्या रोल होता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यूनाइटेड वे मुंबई क्या है. तो जैसे मैंने बताया कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हम बहुत सारे अलग अलग सामाजिक क्षेत्र है वहां पे काम करते हैं, जिसमें हेल्थ इंक्लूड है, एजुकेशन इंक्लूड है, लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, पब्लिक सेफ्टी. तो ऐसे कई कई अलग अलग टॉपिक्स पे हम जो है वो कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं. और पिछले 18-19 सालों से हम ये काम करते हैं. और हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं,
उसके माध्यम से हम काम करते हैं। तो हमारे पास 500 से भी ज्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेम क्षेत्र में अलग-अलग शहरों में काम करते हैं, और हमारे पास 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं जो हमारे ये जो इनिशिएटिव्स हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ-साथ ही गवर्नमेंट बॉडीज जैसे है एमसीजीएम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, महासेवा है, यूनिसेफ है, तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, अलग-अलग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जो भी हमारे जैसे ही क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं, उनके साथ हम ये पार्टनरशिप्स करते हैं, और हम ये जो अलग-अलग प्रोग्राम्स है उसको कम्युनिटीज में कम्युनिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड यूडब्ल्यूएम इज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोविड-19 के फर्स्ट वेव के दरमियान बहुत सारे हमारे जो हॉस्पिटल्स है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 118 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में अक्रॉस 35 सिटीज इन इंडिया हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड किए थे। फैसिलिटीज में बार्स ऑफ सोप, लिक्विड, सैनिटाइजर्स, डिस्पेंसर्स, वाटर प्योरीफायर्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो सप्लीमेंट हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन सब बड़े सिटीज है, स्मॉल स्मॉल सिटीज है, जिसमें हमने ये सपोर्ट प्रोवाइड किया था ताकि हम ये कोविड-19 वायरस जो है, जो पैंडेमिक जिसे डिक्लेयर किया गया था, उसके उसको हराने में हम एक साथ जुड़ के ये काम कर सके। और इसी सब में यूनिसेफ महाराष्ट्र के साथ मिलके हमने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्हें इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि ये जो कोविड-19 का स्प्रेड है उसे हम रोक सकते हैं। तो क्यों आरडब्ल्यूएस को हमने प्राधान्य दिया है इसमें, क्योंकि आरडब्ल्यूएस इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट। जैसे हम बेसलाइन से शुरुआत करें, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे भारत देश की, मुंबई की अब भी अगर बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ग्राउंड लेवल से अगर हमें ये मैनेजमेंट करना है कोविड-19 के सामने, अगर हमें जीतना है, कोविड-19 को बढ़ने से आगे बढ़ने से रोकना है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ग्राउंड लेवल से शुरुआत करें। सो इसीलिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्हें इतना काबिल बनाया जाए, उन्हें बेसलाइन से इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि ये जो कोविड-19 का जो स्प्रेड है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है हमारे, जिसपे अभी लॉकडाउन के दरमियान ये पैंडेमिक के दरमियान जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग इतना एक्टिव रहने लगे हैं, तो उसके द्वारा सही और वैलिड इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें हम जो रेसिडेंशियल वेलफेयर है उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इन द सेंस उन्हें हम बताते हैं कि स्टेप्स क्या है, किस तरह से आप हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ सकते हो, और ये एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को सेंसिटाइज करने में, हम लार्जर प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेयर करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये कैंपेन हमने जो है वो 12 जो वार्ड्स है आउट ऑफ 24 वार्ड्स ऑफ एमसीजीएम, उसमें हमने लॉन्च किया है। और ये जो 12 वार्ड्स है वो इस तरह से सिलेक्ट किए गए थे कि जहाँ पे कोविड-19 के एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा थे। तो ये जो सारे ये जो सारे वार्ड्स जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसमें हमने ये एक्टिवली जो हमारा प्रोजेक्ट है और जो कैंपेन है जिसमें हम लीड करते हैं, और उसमें से 6 वार्ड्स ऐसे हैं जो जहाँ पे हाई स्लम पॉपुलेशंस है, वहां पे भी हम रोड शो के माध्यम से ये जन जागृति का काम करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि वैक्सीनेशन लेना क्यों सुरक्षित है, वैक्सीनेशन कैसे असर करता है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। जो भी स्लम पॉकेट्स है हमारे वार्ड्स में, उन्हें हम जाके बताते हैं कि ये किस तरह से आप वैक्सीनेशन ले सकते हो, किस तरह से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल दिस इज द जिस्ट ऑफ द कैंपेन दैट वी आर डूइंग। और अब हम बात करेंगे कि आरडब्ल्यूए जो है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कोविड-19 जैसे सिनेरियोज में। तो एज अ आरडब्ल्यूए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उनके प्रति। तो सबसे पहले तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपके हाउसिंग सोसाइटीज जो है उसमें होना चाहिए, ताकि कोई भी रेसिडेंट अगर टेस्टेड पॉजिटिव निकला, तो उनको इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि वो खुद सेल्फ रिपोर्ट करे, वो खुद बताए कि नहीं, मैं और शायद मैं या मेरे फैमिली में से
कोई मेंबर या हमारा पूरा फैमिली जो है वो कोविड टेस्ट से पॉजिटिव हुआ है, तो हम अपना आइसोलेशन करेंगे। ये जो डॉक्टर ने बताया गया है उसी दरमियान में हम क्वारंटाइन सिचुएशंस में रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे हाउसिंग सोसाइटीज में इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं होता है, हमारे जो नेबर्स है वो इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं लोग, एक स्टिग्मा जैसा बैठ जाता है कि कहीं लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ बात नहीं करेंगे। कोविड-19 अगर हम कोविड-19 से रिकवर हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ शायद दूरी बना के रखें। तो ये सारे जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो मानसिक रूप से हमारे दिमाग में कहीं न कहीं फिट होती है, तो उससे क्या होता है कि जो रेज़िडेंट है, जो आपके नेबर्स हैं, आपके सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वो अब बताते ही नहीं है और वो अपना रूटीन चालू रखते हैं। और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि ये केसेस जो है अभी भी दिवाली के बाद, अगर हमने न्यूज में देखा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो केसेस क्यों बढ़ते हैं? तो क्योंकि लोग अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करने से डरते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्ट करवाने से अगर हम पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन बात ये है कि जब आप टेस्ट करवाते हो तो आपको पता चल जाता है और इमीडिएट हम एक्शंस ले सकते हैं वो कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि और ज़्यादा अ, इम्पैक्ट ना हो हमारी हेल्थ पे, हमारे आस-पास जो रहने वाले हैं लोग हैं, उनके लिए भी हम सेफ एटमॉस्फियर क्रिएट कर सकें। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के जितने भी कमिटीज़ हैं, उसमें ये एक ऐसा एटमॉस्फियर जो है आपको रेगुलर सर्कुलेशंस के साथ ये बताना है, आपको एम्पैथाइज़ करना है, आपके हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स को कि ये वी आर अ वेरी सपोर्टिव कोऑपरेटिव्स, जहाँ पे हम आपको मदद करना चाहते हैं। अगर आप टेस्ट पॉजिटिव भी होते हो तो इट विल बी आवर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर दैट यू एंड योर फैमिलीज आर आल्सो स्टे सेफ, एज वेल एज द अदर रेसिडेंट्स मेंबर जो टेस्टेड नहीं हुए, उनके आसपास में रहते, उनके लिए भी एक सेफ एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए कंटामिनेशन जोन्स जिसे हम कहते हैं वो बनाने हैं। वो जो प्रोसेस है हमारा वो रेडी होना चाहिए हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर। कोई भी रेसिडेंट अगर पॉजिटिव होता है तो उन्हें व्हाट्सएप या ईमेल से सोसाइटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर कुछ फॉर्म आप बनाना चाहते हो उसके लिए तो वो भी आप बना सकते हो आपके हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, और आपके सोसाइटीज के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें आप ये कर सकते हो। और ये जो आप जो साइन दिख रहे हो यहाँ आपके मेरे स्क्रीन के ऊपर, वैसे ही कोई साइन जो है हम बना सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि ये क्वारंटाइन एरिया है, यहाँ पे XYZ फ्लैट नंबर्स में पॉजिटिव केसेस है। तो कृपया जरूरी जो प्रिकॉशंस है वहां पे ले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यू हैव टू कन्वे योर रेजिडेंस कि जब आप क्वारंटाइन होते हो तो आपके, जब तक आपका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता या आपके सारे फैमिली मेंबर्स का रिपोर्ट क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने तक नेगेटिव नहीं आता है, कोई भी कॉमन एरियाज है जैसे कि पार्क हो गया, जैसे कि फ्लोर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गए, वो यूज करना अलाउड नहीं है फॉर अ सेफ्टी प्रिकॉशंस। नॉट दैट वी डोंट, किसी स्टिग्मा के कारण हम उसे मना कर रहे हैं, लेकिन फॉर अ प्रिकॉशन ऑफ देयर फैमिली एज वेल एज अदर्स फैमिली, टू प्रिवेंट देम वी हैव टेकन दिस कॉशंस। एंड ऑल्सो जो मेड्स है, जो हाउस हेल्प है, उन्हें भी अलाउड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। ये जो वायरस है वो, उसका प्रिवेंशन बहुत इजी है। सिर्फ हमें क्वारंटाइन रहना है, सिर्फ हमें घर में रहना है, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशंस दिए हैं वो करना है। और ये छोटे छोटे जो चीजें हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे तो घर पे ही हम क्वारंटाइन पीरियड में ही हम कोविड-19 जो वायरस है उससे हम रिकवर हो सकते हैं। तो इसीलिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ गाइडलाइंस होने बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्री गाइडलाइंस होना ज़रूरी है, ताकि जब भी कोई पॉजिटिव केस आए आपके बिल्डिंग्स में, आपके हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपको नोटिफाई किया जाए तो तुरंत ही ये जो स्टेप्स है आप इम्प्लीमेंट कर सको। इसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि गार्बेज डिस्पोज़ल। नाउ क्वारंटाइन हाउसेस है, उनका गार्बेज डिस्पोज़ल अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सामान्य जो हमारा रेगुलरली जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उसके साथ अगर मिक्स किया जाए, तो जो आपका हाउसकीपिंग स्टाफ है, उसमें भी ये डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जो भी वेस्ट होता है वो दैट विल बी अ कंटामिनेटेड। तो ऑल द वेस्ट विल बी अ कैरियर फॉर द कोविड-19 वायरस। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो वेस्ट है,
वो अलग से ट्रीट किया जाए। अलग से मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप जो भी क्वारंटाइन हाउसेस है उनको वो जो वेस्ट है वो उस पे कुछ मार्क लगाना है, या तो कुछ अलग कलर के जो डस्ट गार्बेज बैग्स होते हैं उसमें रखना है, और सैनिटाइज करके ही बाहर रखना है। तो ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट बाहर रखना है, ओवरनाइट सैनिटाइज करना है। जो टाइम पे आपका हाउसिंग सोसाइटी में जो भी टाइम पे आपके हाउस हेल्प्स आते हैं, सपोज 8 बजे सुबह आते हैं, तो आपको 6 बजे सैनिटाइज करके उसको बाहर रखना है, ताकि 2 घंटे के बाद जब वो वेस्ट कलेक्ट करना है तो वो जो रिस्क होता है वो कम होता जाए। एंड आइडियली इट वुड बी ग्रेट कि अगर उनके क्वारंटाइन हाउसेस के जो भी वेस्ट है उनको हम अलग से डिस्कार्ड करने की फैसिलिटी कर सकते हैं। अगर आपके हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ये पॉसिबल है, देन प्लीज इनिशिएट दिस, बिकॉज जो भी चीजें हम क्वारंटाइन, अगर हम कोविड-19 से पॉजिटिव होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो भी चीज़ें आप यूटिलाइज़ करते हो वो कंप्लीट सैनिटाइज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके रेजिडेंशियल्स को सुरक्षित रखने के लिए, वो कोविड-19 के प्रिवेंशंस के लिए। सो ये एक महत्व की बात है। अभी जैसे हम जानते हैं कि वैक्सीनेशंस जो फर्स्ट डोज है, मुंबई सिटी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 100% फर्स्ट डोज के वैक्सीनेशंस हो चुके हैं। तो हमारे जो एमसीजीएम है उन्होंने बताया है कि वैक्सीनेशंस हम प्राइवेटली भी कर सकते हैं। हमारे प्राइवेट ऑफिसेज और हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स हम बना सकते हैं। तो जब ये छूट दी गई थी तो बहुत सारे ऐसे न्यूज में हमने देखा था कि वैक्सीनेशन स्कैम हुआ है। तो वैक्सीनेशन स्कैम्स कैसे अवॉइड किए जाए? तो स्कैम अवॉइड करने के लिए एक प्रोसीजर जो है, वो जो एमसीजीएम है उन्होंने दी है कि these are the steps we need to follow in order to have a successful vaccinations in our housing societies। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, जहाँ पे ट्रेन स्टाफ है, जहाँ पे ट्रेन लाइसेंस डॉक्टर्स है, उनके साथ आपकी सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ेगा। वो जिसे हम प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बोलते हैं, उनके साथ हमें पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा, और वो रजिस्टर करने के पहले भी हमें वो मेक श्योर करना है कि उनके पास ट्रेन स्टाफ है, जो भी डॉक्टर्स है वो लाइसेंस डॉक्टर्स है। और उसके साथ-साथ ही सोसाइटी में अलग से मैनेजमेंट टीम बनाना होगा, जो ये वैक्सीनेशन सेंटर जब प्रोसेस होगा उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट रहे। या तो आप आपकी जो एग्जिस्टिंग कमिटी जो है, आपकी सोसाइटी की जो एग्जिस्टिंग कमिटी है, उसमें ही आप ये रोल्स डिवाइड कर सकते हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि जब आप आपके हाउसिंग सोसाइटीज में वैक्सीनेशन कैंप सेटअप करते हो आपके रेसिडेंट्स के लिए, तो ये जो कमिटी है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। क्योंकि जब आप रजिस्टर करते हो किसी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ, तो आपको पहले से ही जो है जितने भी बेनिफिशियरीज है, जो आपके मेड्स हो, आपके हाउस होल्ड्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो, जो आपके यहाँ पे आके वैक्सीनेशन लेने लेने वाले हैं, तो उनको ये कोविन पोर्टल जो है वहां पे रजिस्टर करना इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। जो सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी लोग, अगर 2 दिन के बाद आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में वैक्सीनेशन कैंप होने वाला है, आप सेटअप करने वाले हो, तो जितने भी बेनिफिशियरीज है, मेक श्योर दैट यू हैव टू रजिस्टर देम वाया कोविन पोर्टल। और ये सब रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज का डेटा आपके पास होना चाहिए, ताकि जब नेक्स्ट डे व्हेन the setup is happening, when the vaccination drive is actually happening in your society premises, you can always cross check and verify the data. Okay, XYZ person has registered and is eligible to take a vaccination in your housing society. And for the documentation purpose, as well as for the MCGM's records, for the BNC's record, it is very, very important that you do this documentation, and this documentation is very, very mandatory। और उसके साथ-साथ जो पेमेंट्स होते हैं प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ, वो वेरी करते हैं। आपका जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ है, आपका जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ है पर्टिकुलर एक्सवाइजेड वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ, उसके हिसाब से वो वेरी करता है, एंड दैट कैन बी डिसाइडेड म्यूचुअली बिटवीन द हाउसिंग सोसाइटीज, वर्कप्लेस और वैक्सीनेशन सेंटर्स। नाउ
when you do a vaccination camps in your housing society, there has to be some setup. So ऐसे नहीं है कि आप बुला लो और that one person line by line आप वैक्सीनेशन कर दो, नहीं। जैसे हम वैक्सीनेशन कैंप होता है, जैसे बीएमसी का वैक्सीनेशन कैंप होता है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन कैंप होते हैं, तो उसी के जैसा सिमिलर सेटअप हमें करना है। तो इसमें 3 एरियाज जो है वो हमें डिफाइन करने हैं। सबसे पहले आता है वेटिंग एरिया, देन वैक्सीनेशन एरिया एंड देन ऑब्जर्वेशन रूम। तो यहाँ पे ये 3 एरिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम मैनेजमेंट। जो कमिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो हमें करना है। भी जब वेटिंग एरियाज में हम लोगों को बुलाते हैं, जब उनके वैक्सीनेशन टर्न आने तक जो वहां पे वेट करते हैं, तो बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन दैट वी हैव रिसीव्ड, दैट हु विल बी द बेनिफिशियरीज एट योर वैक्सीनेशन सेंटर्स, तो उनको वो लिस्ट के नंबर के हिसाब से, सपोज देयर आर 100 रजिस्ट्रेशन, सपोज देयर आर 50 रजिस्ट्रेशन, तो उसके काउंट के हिसाब से यू विल हैव टू गिव देम अ टाइम, और वही टाइम में उनको आना है। और जब भी उनका टर्न है वो वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए। और जब भी लोग वेटिंग एरिया में, जो भी बेनिफिशियरीज है जो वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं अपने टर्न आने का, तो वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो होना चाहिए, मास्क कंपलसरी है, और सैनिटेशन की फैसिलिटी इज मस्ट। सो दिस इज हाउ द वेटिंग एरिया शुड लुक लाइक। नाउ व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन रूम, जहाँ पे लोग आके एक्चुअल वैक्सीनेशन लेते हैं, वहां पे भी कुछ कुछ चीजें होना मैंडेटरी है। जैसे कि एक टेबल, छोटा सा टेबल, 4x2 फीट का टेबल भी होगा मिनिमम, दैट इज मस्ट। 2 चेयर्स होने चाहिए, एक चेयर फॉर द नर्सेज हु विल गिव द वैक्सीनेशन। ऑल्सो वहां पे हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजेशन का फैसिलिटी होना चाहिए, और एक फीमेल टीम मेंबर होना चाहिए टू अटेंड द फीमेल बेनिफिशियरीज, जस्ट so that they don't feel uncomfortable। तो ये सेटअप होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एक डिस्पोजल के लिए डस्टबिन होने जरूरी है। तो ये दिस शुड बी द सेटअप विद इन एज अ वैक्सीनेशन रूम, जब लोग वैक्सीन रिसीव करने आते हैं। नाउ देन कम्स एन ऑब्जर्वेशन रूम। ये ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट का वेटिंग पीरियड इज मस्ट। द कमिटी मेंबर नीड्स टू monitor this, that every person who is taking a vaccination at your vaccination at your society's vaccinations, they must wait for 30 minutes under the observation of the medical staff that has been provided by the vaccination centers. Because when you take a vaccine, you can never know that how that vaccine is going to react in your body. So इसीलिए आपका फर्स्ट डोज हो गया, आपको फर्स्ट डोज के बाद आपको सेकेंड डोज है, फिर भी अगर आपको फर्स्ट डोज में 30 मिनट्स में कुछ नहीं हुआ है, तो भी आपको सेकेंड डोज के बाद 30 मिनट्स में रुकना है, क्योंकि यू नेवर नो हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट। और अगर गलती से भी कुछ एडवर्स इम्पैक्ट होता है, आपको थोड़ा सा भी डिजीनेस होता है, आपको तब 5-10 मिनट में कुछ नहीं लगता है, when you if you are driving back to home at that time, if you feel dizziness or if you feel uncomfortable, then it can lead to accidents. So to prevent that, to avoid that, and in case something some allergic thing happen to you, then there will be an immediate staff medical facility that will be provided to you. So it is to prevent the adverse impact after taking the vaccine. So you have to ensure that all the beneficiaries wait for at least 30 minutes after the vaccinations are done in your premises. So और ये सभी चीजों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि टाइम मैनेजमेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेटिंग एरिया में एक साथ बहुत लोग हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन रूम में कोई नहीं है, ऑब्जर्वेशन रूम में एक साथ बहुत सारे लोग हैं और वेटिंग एरिया में कोई नहीं है, एंड देयर आर टू मेनी पीपल वेटिंग फॉर दैट टर्न। एंड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हसल, avoid any kind of inconvenience for the beneficiaries, the committee member plays an important role, very important role, I say, to make the vaccinations drive very successfully. So this should be an ideal setup. The earlier slides what we have discussed should be the ideal ways to follow.
And after the vaccination is done, it is society's responsibility to submit this documents, submit the list of beneficiary with a valid documents and valid information that they have received, to submit it to BMC, your respective wards, if you fall into K East ward, if not ward. So these wards you will have to go and you will have to submit this documents to maintain a record in BMC that yes, these many people have got vaccination through this vaccination setup. So through this private vaccination setup. So that is also very, very important. Now, I'll talk about the campaign that we have launched. Now that I've talked about, what is the role of housing societies, how societies can set up the vaccination camp in their premises. Now, I'll talk about the campaign. What are we expecting from RWAs as an important stakeholder in order to prevent this COVID-19? That we want your society to join with us and help to spread awareness on a digital platform at a maximum, because we all know that now everything has turned into digital, though even though there are the restrictions has been released, थोड़ा बहुत permissions मिला है, लेकिन in order to prevent the further spread, people should not take these liberties that has been given by the government and by the BMC to make the third wave come again. So ये जो जो थर्ड वेव की जो बात हो रही है, जिस जैसे बीच में आफ्टर दिवाली द cases were increased, so to prevent that, how effectively we can use this digital media, इसके लिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है मोस्टली. And that is our aim, that all the housing societies take active participation in spreading the right information, because we know that lot of messages through our WhatsApp, through our Facebook, through our LinkedIn, Instagram, that keep coming. और बहुत सारे information में क्या हो जाता है, we don't know what are the valid source. There were incidents happening. People were saying that menstruation during, women should not take vaccination during menstruation. Vaccinations can alter the DNA. So these news, without any basis, without any proof, without any verification, it spreads so fast and it creates confusion in people who are unaware of all these things. So how, as a responsible citizen, we can spread a valid information, and that's why we would like the housing societies to be part of this campaign, so we can reach out to maximum people as much as we can. So what you have to do is that I will drop helpline, WhatsApp helpline number and email address, where you will have to register your housing society with us, and we will teach, will share the creatives, share the valid information that has been verified by Government of India, the Health Department of MCGM, all the latest updates, rules, regulations, etc. All the valid information regarding the COVID, we will be sharing it with you, and you will have to further share it on your social media platform, in your friend circles, or in your housing society residents. And you will have to send a screenshot that you were able to sensitize these many number of people through your social media. You have managed to reach out to these many number of people regarding the information that we have shared with you. And the CHS who will spread the maximum digital awareness, there will be it will be awarded by United Way Mumbai and UNICEF Maharashtra jointly for being the active housing societies who has worked as a digital COVID warrior for fighting this COVID-19 spread in the city. And these are the type of creatives what I was talking about, that we will be sharing with you on your registered mobile number and email address, and which we will be requesting you to further spread on your social media platforms. And at any case, any doubt, if you have, if you need regarding this campaign, if you want to reach out to us, feel free to write us at COVID-19 warriors at unitedwaymumbai.org, or you can WhatsApp also on 9321783025. And you can WhatsApp us at any time, and we will get back to you with your answers. And similarly, I am putting the link
यस, थैंक यू वेरी मच पूजा सिंधे। Thank you, उन्होंने Ari. बताया कि यस, उन्होंने बताया कि हाउसिंग सोसाइटी में कोविड जो स्प्रेड है, जो उतार चढ़ाव चलता रहता है कोविड का। अभी जैसे काफी सारी अवेयरनेस होगी, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई और यूनिसेफ ने मिलकर करें, तो एक अच्छा उपक्रम है। आप नंबर ले लें, यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं दोस्तों, नंबर ले लें, जो नंबर शेयर किया है उन्होंने। आप एक बार फिर से ये वीडियो हमेशा रहेगा यूट्यूब पे, तो आप सुन के नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। पूजा जी धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much for थैंक यू। having me. बिल्कुल, और हमारे सिलसिला अवेयरनेस का, यूनिसेफ का और महासेवा का जारी रहेगा, UWM का। आप जरूर पूजा सिंधे जी को जो रिक्वेस्ट दी है उस पे आप रजिस्ट्रेशन करें और उनसे कनेक्ट हो, यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई से। थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद, सबका शुक्रिया। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।